बता रहा हूँ, ये पंजाब यूनिवर्सिटी का रेफरेंस है, हम लोग कर रहे हैं यहाँ का जो एग्जामिनेशन सिस्टम है उसके हवाले से। अच्छा, रेस्पिरेटरी सिस्टम में ना 2-3 जो क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है, उनमें से एक तो है मैकेनिक्स ऑफ रेस्पिरेशन, मैकेनिक्स ऑफ ब्रीदिंग या रेस्पिरेशन। ये लफ्जों का जो हेर फेर होता है ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। समटाइम्स क्वेश्चन आ जाता है डिस्कस द मैकेनिक्स ऑफ रेस्पिरेशन, समटाइम्स क्वेश्चन होता है मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन। आप इसको सेम कंसीडर कर सकते हैं। इसमें असल में क्या चीज है, इसमें दो चीजों का मैकेनिज्म है, एक इनहेलेशन, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, मैं चूंकि नाम नहीं बता सकता कौन इंटरनल है कौन एक्सटर्नल, लेकिन आप समझ जाना खुद ही। अच्छा, इनहेलेशन और एक्सहेलेशन, ये दो चीजें इसमें आती हैं। अब ये जो बेहतरीन लिखा हुआ है ना, कमाल का सबसे अच्छा जो लिखा हुआ है, म्यू की फिजियोलॉजी है ना, जो म्यूज की फिजियोलॉजी, उसमें ये लिखा हुआ है, वो छोटी सी बारीक सी बुक है म्यूज फिजियोलॉजी में। ये ना ये टॉपिक जो है ना, ये तकरीबन 1 पेज का है, ज्यादा भी नहीं, और स्टेप्स में और पॉइंट्स बना के उसने बड़े कमाल के मैकेनिज्म, उसने स्टेप्स बताए हुए हैं, आप वहां से कर सकते हैं मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन में। ठीक है, अच्छा जी, उसके बाद इसमें जो एक और इम्पोर्टेंट चीज जो इसमें पार्ट है वो है नर्वस रेगुलेशन या रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन, रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन। जो रेगुलेशन है रेस्पिरेशन की, उसमें फिर चीजें आ जाती हैं 2 तरह की, केमिकल रेगुलेशन और नर्वस रेगुलेशन। ये अलग-अलग से भी आ जाता है और इकट्ठा भी आ जाता है। ठीक है, केमिकल रेगुलेशन का मतलब कि कौन-कौन से जो है ना उसमें मतलब बायोकेमिकल्स इन्वॉल्व है, मिसाल के तौर पे बाइकार्बोनेट आयन का लेवल ब्लड में, हाइड्रोजन आयन का लेवल ब्लड में, ये उसमें आ जाता है केमिकल रेगुलेशन में और नर्वस रेगुलेशन में। ये भी आप सेम सब इस बुक से कर सकते हैं। ठीक हो गया। अच्छा जी, नेक्स्ट आ जाए ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस। इसी के अंदर ये याद रखना, ये किसी आप कह सकते हैं कि ये इंटरनल का पोर्शन मैं समझा रहा हूं आपको। अच्छा जी, ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस, ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस। अच्छा, ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस में ना 2 पार्ट हैं आगे, ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस इन ब्लड, ठीक है, और दूसरा है ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस बाय ब्लड। ये डिफरेंट है, इनको ज़हन में रखना, ये डिफरेंट है, ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस इन ब्लड और ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस बाय ब्लड। इन ब्लड का मतलब क्या है कि ब्लड, देखो यहाँ पे साइड में मैं थोड़ा सा आपको समझाता हूँ, जो गैसेस की एक्सचेंज होती है या ट्रांसपोर्ट होती है रेस्पिरेटरी सिस्टम के, क्या होता है लंग्स में से गैसेस का या ऑक्सीजन का ट्रांसफर होना ब्लड में, दूसरा यानी ये कंपार्टमेंट्स हैं। ऑक्सीजन लंग्स में पहले एंटर होती है ना, वहां से ब्लड में गई, ब्लड से फिर गई टिश्यूज में, टिश्यूज में से फिर गई सेल्स में। ठीक है, ये देखो ये कंपार्टमेंट्स हैं, ऑक्सीजन की मूवमेंट इस तरह से होती है, लंग्स में से गई ब्लड में पहले, यानी पहला कंपार्टमेंट ये हो गया, दूसरा ये हो गया, तीसरा। अच्छा, यहाँ पे टिश्यू और सेल्स में क्या फर्क है, टिश्यूज का बेटा यहाँ पे मतलब है एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेसिस या इंटरस्टिशियल फ्लूइड, एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेसिस। आप अगर गौर करें मिसाल के तौर पे ये एक ब्लड वेसल है, ठीक है, ये इसके साइड पे सेल्स हैं, ये सेल्स हैं, ये सेल्स के दरमियान ये जो स्पेस है ना, ये एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस है, इसको हम टिश्यूज भी कह सकते हैं, और ये सेल है। तो गैस पहले टिश्यू में आती है, यानी एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस में आती है, वहां से सेल में जाती है। तो ये 4 कंपार्टमेंट्स में गैसेस का, ऑक्सीजन का मूव करना इस डायरेक्शन में। अच्छा, और उसके अपोजिट कौन चलती है, कार्बन डाइऑक्साइड, वो यहां से निकल के लंग्स की तरफ आती है ताकि खारिज हो, एक्सहेल हो, ये एक्सहेल हो जाती है। इसे कहते हैं ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस बाय ब्लड, बाय ब्लड। ये सारे इसमें ऑल कंपार्टमेंट्स आ जाते हैं। क्या मतलब,
होती हैं या 2-3 फॉर्म्स होती हैं जिनमें ये ट्रांसफर होती है। या तो ये हीमोग्लोबिन के साथ अटैच होके होती है ऑक्सीजन और CO2, या ये फ्री फॉर्म में, ठीक है। आमतौर पे ये इन दो फॉर्म में होती है, आमतौर पे ये इन दो हालतों में ये ट्रांसफर होती है। तो इनको डिस्कस करना, ब्लड के अंदर के किस किस फॉर्म में ये ट्रांसफर होती है ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, तो वो होता है इन ब्लड। तो ये डिफरेंस आपने याद रखना है। नेक्स्ट इसमें चैप्टर आ जाओ जो रेस्पिरेटरी सिस्टम में जो मैडम करवाती हैं और वो इंपॉर्टेंट है, वो है लंग कैपेसिटीज एंड लंग वॉल्यूम्स। ये बेटा कुछ डेफिनेशंस हैं, इनके फार्मूलाज हैं, वो भी आपने इसी बुक से करना है। ये पूरा रेस्पिरेटरी सिस्टम का चैप्टर आप अगर करना चाहते हैं, इजीली बने हुए नोट्स हैं ये, इनमें ये बने हुए हैं, इनको कोई चेंज नहीं करना, ये ऑलरेडी नोट्स की फॉर्म में ये बुक होती है बारीक सी। तो म्यूज फिजियोलॉजी बेहतरीन है, ये स्पेलिंग म्यू के आप चेक कर लेना, आई एम नॉट श्योर ये उस ना राइटर का नाम है, ठीक है। तो ये चैप्टर आप इसमें से इन 4 हेडिंग्स को खासतौर पे आप वहां पे कर सकते हैं। यहां तक किसी का कोई क्वेश्चन रेस्पिरेटरी सिस्टम में से? हाँ जी, एनी क्वेश्चन? म्यूज फिजियोलॉजी, इसका नाम ही ये है, म्यूज फिजियोलॉजी। ये आपको ना ये सेशन के बाद उसकी ना वो फ्रंट पेज की आपको भेजेंगे, तस्वीर भेजेंगे हम। ऑल कंपार्टमेंट्स का आपने बताया है, देखो ऑल कंपार्टमेंट्स का जो मैंने बताया ना, अच्छा मैं करता हूं PDF भी। ये देखो जो बुक्स के रिलेटेड है ना चीजें, ये मतलब कौन सा मटेरियल मिल सकता है कौन सा नहीं, ये आप ना बाद में ये जो वो ग्रुप बनाएंगे ये चीजें उनमें पूछना, मुझसे स्टडी के रिलेटेड पूछो, वो चीजें आपको वो ग्रुप में आपसे डील करेंगे। मैं ब्लड में रिपीट करता हूं सर, इन ब्लड और बाय ब्लड स्टूडेंट्स बुक वगैरह मांग रहे हैं, उनकी ग्रुप्स में शेयर कर दी जाएंगी, नंबर शेयर कर दिया जाएगा, जो जो उस ग्रुप में ऐड होना चाहेगा वो फिर ज्वाइन कर ले। बताओ जरा इनको के बुक्स का क्या करना है आपने? हम उन्हें शेयर कर देंगे जो PDF में अवेलेबल होंगी, जो नहीं अवेलेबल होगी वो हमारी मेन लाइब्रेरी में कुछ ई बुक्स मौजूद होती हैं जो गूगल से हमें नहीं मिलती, तो हम उन्हें बाद में वो वहां से शेयर कर देंगे। अच्छा ये फिर है सर, जो इंटरनल कितने क्वेश्चन बनाते हैं बेटा, ये तो आप कुछ नहीं हम कह सकते, ये तो बनाते वक्त तो उसका माइंड है ना क्या करता है वो, एक बात। दूसरी बात है कि वो क्वेश्चन जितने बनाता है जरूरी नहीं वैसे ही आए, क्वेश्चन इंटरनल बना के एग्जाम पर क्वेश्चन पेपर बना के तो वो भेजते हैं एक्सटर्नल को, एक्सटर्नल उनमें चेंजेस कर देता है कुछ ना कुछ, ठीक है। तो वो हतमी हम जो है ना वो कुछ नहीं हम कह सकते, उस पर हम कुछ नहीं कह सकते वो कैसे जो है ना वो होगा, ठीक है। अच्छा अब नेक्स्ट मैं ये कुछ चीजें रिपीट को बच्चे करने को कह रहे हैं। ये किसी ने क्वेश्चन पूछा सर डिफ्यूजन सिस्टम ऑफ गैसेस एंड ट्रांसपोर्ट में क्या डिफरेंस है? ऑलमोस्ट ये सेम है, आपने इसको सेम कंसीडर करना है। ये मैं फिर इसको रिपीट कर दूं जरा, ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस इन ब्लड और बाय ब्लड। देखिए आप जानते हैं कि लंग्स में से ऑक्सीजन को कौन रिसीव कौन करता है? वो ब्लड करता है। टिश्यूज को ऑक्सीजन कौन देता है? ब्लड देता है। वहां से फिर ठीक है सेल्स में चली जाती है। अच्छा सेल्स में से ऑक्सीजन CO2 को कौन रिसीव करता है? वो टिश्यूज में से ब्लड में आती है, फिर ब्लड भी उनको लंग्स तक पहुंचाता है। तो अगर बाय ब्लड की बात करें ना, नीचे वाले सेगमेंट की, बाय ब्लड ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस बाय, तुमने जो स्टेप्स दिए गए हैं, जो इन ब्लड है वो सिर्फ ब्लड के अंदर गैसेस जो ट्रांसफर हो रही है ना, ब्लड जो उनको ट्रांसफर कर रहा है वो किस फॉर्म में कर रहा है? हीमोग्लोबिन के साथ अटैच करके कर रहा है, जिसको हम कहते हैं ऑक्सी हीमोग्लोबिन, ठीक है, या उसको फ्री फॉर्म में कर रहा है, या समटाइम्स जिस तरह के मिसाल के तौर पे जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो ब्लड में ना बाइकार्बोनेट के अंदर कन्वर्ट होकर ट्रांसफर होती है। तो वो जिन जिन शक्लों में ये गैसेस ब्लड के अंदर ट्रेवल करती है ना, वो इन ब्लड के अंदर आ जाता है, इन ब्लड ये वाले पार्ट में आता है, ठीक है। अच्छा म्यूज की फिजियोलॉजी में ना एक और 2 कर्व्स 2 ग्राफ बनाए गए हैं, वो आपने लाजमी करने हैं।
वो है ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व्स, ठीक है। डिसोसिएशन कर्व्स हैं उसमें बनी हुई, ठीक है, वो आपने लाजमी करनी है, वो भी इसी में ही आती है, ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस में। वो आपने दो ग्राफ छोटे छोटे बने हैं, वो दोनों ग्राफ आपने वो तैयार करने हैं। वो असल में ये इंडिकेट करते हैं कि ब्लड के अंदर जो ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर है वो कितना है, CO2 का पार्शियल प्रेशर है वो कितना है, कम कब होता है, ज्यादा कब होता है, और कब कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो ऑक्सीजन के पार्शियल प्रेशर को और कार्बन डाइऑक्साइड के पार्शियल प्रेशर को अफेक्ट करते हैं। आप इसको भी एक अलग से कंसिडर कर रहे हैं, फैक्टर्स अफेक्टिंग ऑक्सीजन एंड CO2 पार्शियल प्रेशर्स इन ब्लड, ये भी उसमें क्वेश्चन दिया हुआ है, ये भी आपने करना है, ठीक है। तो ये उसमें दिए गए हैं स्टेप वाइज हेडिंग्स के साथ, कोई आपको तब्दील करने की जो है ना जरूरत नहीं है। अच्छा, वो जो हाँ, ये किसी ने पूछा सर देन व्हाई दीज आर सेपरेट चैप्टर्स। चैप्टर जो है ना वो सेपरेट नहीं है, ये असल में टॉपिक्स हैं, चैप्टर नहीं है। वो जो डिफ्यूज करने का तरीका कार है ना उनका, सेल मेम्ब्रेन्स को क्रॉस करने का है, डिफ्यूजन आप उसको कह सकते हैं। ट्रांसपोर्ट जो है वो ग्रास लेवल पे है, वो ग्रास लेवल पे है कि किस किस बेस पे वो गैस ट्रांसफर होती है। वो आगे जो डिफ्यूजन है वो मैकेनिज्म्स आ जाते हैं, लेकिन वो आपसे नहीं पूछेंगे, ये तो फिजियोलॉजी भी नहीं पूरी हो रही है। अच्छा आसिफ, ये जिस तरह से मैं लेके ये हम चल रहे हैं, ये तो एक लेक्चर में तो फिजियोलॉजी भी पूरी नहीं होनी। जी बिल्कुल ऐसा ही है सर। आप, मैं तो कहूँगा कि आप एक एक सब्जेक्ट का जस्ट इंट्रो और मेथड ऑफ प्रिपरेशन बता दें, फिर हम टॉपिक्स की डिटेल में जाते जा रहे हैं। और वैसे भी किसी प्रोफेशनल के लिए किसी टॉपिक पे लंबी बात करना कोई मुश्किल काम नहीं होता, तो चलो आप ठीक है, एक आइडिया दे दें। चलो ठीक हो गया, ओके। तो नेक्स्ट चैप्टर आ जाएं आप, वो है जो इसी टीचर के रिलेटेड है, वो है यूरिनरी सिस्टम। यूरिनरी सिस्टम, यूरिनरी सिस्टम आपने जो करना है वो बेहतर है आप जो नहीं जेपी की फिजियोलॉजी उसमें से कर रहे हैं, ठीक है। उसमें दो तीन जो आपने सेगमेंट्स याद रखने हैं, एक तो यूरिन फॉर्मेशन, ये इसके अंदर टॉपिक यूरिन फॉर्मेशन। अच्छा, यूरिन फॉर्मेशन ना आगे इसमें तीन पार्ट्स हैं। यूरिन फॉर्मेशन के तीन स्टेप होते हैं, तीन प्रोसेसेस होते हैं। एक होता है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, और उसके बाद दूसरा इसमें जो इन्वॉल्व है वो है ट्यूबुलर सिक्रीशन, और तीसरा ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन। ये तीनों प्रोसेस कर रहे हैं आपने जेपी की फिजियोलॉजी से। अच्छा, अब इनमें या तो ये पूरा क्वेश्चन एज ए होल आ सकता है कि डिस्कस या राइट यूरिन फॉर्मेशन, या अकेला ये आ जाता है GFR, इसी को कहते हैं GFR, ये अकेला भी आ जाता है। अच्छा, एक तो यूरिन फॉर्मेशन, दूसरा इसमें आपने करना है काउंटर, ठीक है, काउंटर करंट। आवाज आ रही है? जी सर, ये ऑडिबल। ठीक है, काउंटर करंट मैकेनिज्म, ये भी सर आप आवाज नहीं आ रही आपकी। बुक में दिया हुआ है जेपी की फिजियोलॉजी में, ये आपने चैप्टर वहां से करना है। और कूल्टर सर रिपीट कर दें। सर अब आपकी आवाज में डिस्टॉर्शन आ रही है। आ रही है, ये कुछ लोगों को नहीं आ रही होगी। अब डिस्टॉर्शन आ रही है, पहले आपकी आवाज। यस सर, डिस्टॉर्शन आ रही है। सर हो रही है। आपकी आवाज नहीं आ रही सर।
Sir, am I audible to you? Yes, sir. सर इनाम रहमान। हाँ जी, अब आवाज आ रही है? जी, इस तरफ आपकी आवाज और तस्वीर दोनों आ रहे हैं। चलो ठीक है। अच्छा सुनो, तो कूल्टर, हाँ, अब इसमें यूरिन फॉर्मेशन का चैप्टर आपने कर, सॉरी, क्वेश्चन जो अटेम्प्ट करना, उसमें 3 प्रोसेसेस होते हैं: ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, ट्यूबुलर सिक्रीशन, ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन। ये 3 मिलके यूरिन फॉर्मेशन का चैप्टर, सॉरी, टॉपिक जो है वो कंप्लीट करते हैं। ये इकट्ठे एज ए यूरिन फॉर्मेशन का क्वेश्चन भी आ जाता है और अकेला जीएफआर या ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन का क्वेश्चन भी आ जाता है। और दूसरे 2 जो इसमें छोटे छोटे टॉपिक हैं, वो एक है काउंटर करंट मैकेनिज्म, दूसरा कूल्टर करंट काउंटर जो है ना मैकेनिज्म। ये भी उसी बुक में जो है ना वो गिवन है। तो यूरिनरी सिस्टम में आप इस पे करेंगे। अच्छा, एक और है यहाँ पे, बल्कि 2 छोटे क्वेश्चंस और हैं। एक है फॉर्मेशन ऑफ डाइल्यूट यूरिन, ये भी उसमें मौजूद है। और फॉर्मेशन ऑफ कंसंट्रेटेड यूरिन, ये भी क्वेश्चंस हैं इसमें। ठीक है, तो ये हो गया यूरिनरी सिस्टम का। अब नेक्स्ट चले, नेक्स्ट जो चैप्टर है वो चले। अच्छा, उसमें आप आ जाएं कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम पे। कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम पे कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम में जो करने वाले जो क्वेश्चंस हैं वो 3 से 4 हैं। एक तो हो गया प्रॉपर्टीज ऑफ कार्डियक मसल्स, प्रॉपर्टीज ऑफ कार्डियक मसल्स। अच्छा, यहाँ पे एक बात सुने जरा, कि जो कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम करने के लिए जो बुक सबसे अच्छी है ना, बने हुए नोट्स, जो नोट्स बने हुए हैं, मैं आपको ना नोट्स बनाने के लिए नहीं कह रहा, मैं वो बुक बता रहा हूँ जिसमें ऑलरेडी ये चीज़ें ना स्टेप्स और हेडिंग्स के साथ बने हुए हैं। वो कौन सी है? वो है डॉक्टर मुश्ताक फिजियोलॉजी। पतली सी ये भी बुक है, डॉक्टर मुश्ताक फिजियोलॉजी, मेडिकल फिजियोलॉजी बाय डॉक्टर मुश्ताक। ये उसमें बने हुए ये चीज़ें मौजूद हैं, स्टेप्स के साथ, हेडिंग्स के साथ। प्रॉपर्टीज ऑफ कार्डियक मसल्स, फिर कार्डियक साइकिल, एक अक्सर क्वेश्चन ही आता है कार्डियक साइकिल वाला। ठीक है, ये भी डॉक्टर मुश्ताक में मौजूद है। कार्डियक साइकिल असल में उसमें ये होता है कि कौन सा वेंट्रिकल कब कंट्रैक्ट कर रहा है, कौन सा कब रिलैक्स कर रहा है, ब्लड कौन से दिल हार्ट के कौन से चैम्बर में से कहाँ पे जा रहा है, उसमें ये चीजें हैं। तीसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वो है ईसीजी। अच्छा, ईसीजी जब आप करोगे, इसके साथ इसकी क्लिनिकल इंपॉर्टेंस भी करनी है, क्लिनिकल सिग्निफिकेंस ऑफ ईसीजी, ये भी साथ करनी है। ईसीजी की उसमें जो अपना ईसीजी की डिटेल और क्लिनिकल सिग्निफिकेंस। ईसीजी के रेफरेंस से एक बात ध्यान में रखना, उसकी डायग्राम सही याद करके जाना, सही तैयार करके जाना। असल में उसकी जो ओरिजिनल डायग्राम है वो इस तरह से है। इस तरह से है, लेकिन बच्चे अक्सर गलत करके जाते हैं। वो पता क्या करते हैं, अजीब सी गलत किस्म की डायग्राम्स बना जाते हैं। समटाइम्स ऐसे करते हैं, ये देख लेना कि स्ट्रेट लाइन कहाँ पे है, ये वाली वेव कहाँ पे है, नीचे की तरफ है, ये ऊपर की तरफ है, ये चीजें देख के जानी है आपने। ये सही है, बाकी गलत है सारी। ठीक है, तो ये ईसीजी का इस बात का आपने ख्याल रखना है। नेक्स्ट आ जाए ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर सीवीएस जेपी में ठीक नहीं कोई इतना लिखा हुआ। अच्छा, ये जो कार्डियक सिस्टम है ना, प्रॉपर्टीज ऑफ कार्डियक मसल, कार्डियक साइकिल, ईसीजी, ये तो लिखा ही असल में इसमें हुआ है। सिर्फ कार्डियक साइकिल तो दिया ही सबसे अच्छा इसमें है, डॉक्टर मुश्ताक की फिजियोलॉजी में। बाकी जो ब्लड प्रेशर है वो, और है कार्डियक इंपल्स, कार्डियक इंपल्स, ये आप जेपी से कर सकते हैं, ये जेपी से कर लें। ठीक है, वो आप जेपी से कर लें। ठीक है, वो आप यहां से कर लें। बाकी कुछ, हाँ, कार्डियक आउटपुट भी करना है।
कार्डियक आउटपुट। और हाँ, कुछ डेफिनेशन है मिसाल के तौर पे इसकी स्ट्रोक वॉल्यूम की डेफिनेशन। सर इसमें हार्ट साउंड्स के नाम से भी एक टॉपिक था। मैं बताता हूँ, आ रहा हूँ उस तरफ। स्ट्रोक वॉल्यूम, इसकी डेफिनेशन काफी है। क्या? एक मिनट में क्वेश्चन देख लूं। अच्छा, प्रॉपर्टीज ऑफ कार्डियक मसल में आपने एनाटॉमी नहीं करनी, फिजियोलॉजी करनी है। सर यूरिन फॉर्मेशन इन रीनल ट्यूब्यूल में क्या लिखेंगे? ये आपने तीनों स्टेप्स लिखने हैं। ये रीनल ट्यूब्यूल में आप जीएफआर भी लिखो, आप ट्यूबुलर सिक्रीशन, एब्जॉर्प्शन तीनों लिखो। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर, ब्लड प्रेशर में बस आर्टीरियल प्रेशर आएगा या वीनस और कैपिलरी का प्रेशर तो नहीं आएगा? और कार्डियक इंपल्स भी सिर्फ आर्टीरियल इंपल्स? बेटा कार्डियक इंपल्स में आर्टीरियल या वीनस नहीं होती, वो जो दिल के अंदर होती है ना, साइनोएट्रियल नोड से एवी नोड से बंडल ऑफ हिस से हिस पर्किन सिस्टम, वो वाली इंपल्स की मैं बात कर रहा हूँ। वो है कार्डियक इंपल्स। कार्डियक इंपल्स में आर्टरीज या वेन्स नहीं आएंगी। अच्छा, ब्लड प्रेशर में जो ना आर्टीरियल प्रेशर आपने करना है, वीनस नहीं करना, लेकिन वीनस प्रेशर की डेफिनेशन आप कर सकते हैं। अगर इन केस कोई क्वेश्चन ऐसा आ जाता है जो आपने नहीं किया लेकिन उससे रिलेटेड आपने दूसरा किया, मिसाल के तौर पे वीनस प्रेशर पे क्वेश्चन आ जाता है, आपको डेफिनेशन तो पता है, बाकी चीजें आप आर्टीरियल की लिख लें, क्वेश्चन नहीं छोड़ना। पेपर जो एग्जाम होता है वो खास तौर पे वो एग्जाम या वो क्वेश्चन पेपर वो पेपर जो 100 मार्क्स का हो, 20-20 नंबर के क्वेश्चन हो, उनमें जुगाड़ लगाने होते हैं, अपनी नहीं चलानी होती। उस वक्त जो क्वेश्चन पूछा गया उस हिसाब से आपने ड्रामा करना है, अकल इस्तेमाल करना है। सर कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जो मेरी बात सुनो, मैं आपको एक चीज बताने लगा हूँ, वो अच्छी तो नहीं है लेकिन बहरहाल आपने पास भी होना होता है। आपको मिसाल के तौर पे कोई ऐसा, बल्कि वो मैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अभी बताता हूँ आपको। आप मिसाल के तौर पे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आप फार्मूलाज याद करते हो, वो इक्वेशन स्ट्रक्चर वगैरह कुछ याद करते हो, रिएक्शंस भी हैं वो भी आप याद करते हो। कुछ रिएक्शन ऐसे गंदे हैं कि वो आपको भूल जाते हैं, आप उनको ना पॉइंटर के साथ ना हाथ पे लिख सकते हैं। अच्छा, हाथ पे लिखे आपने छोटे छोटे, आप पेपर देने बैठे हो, अभी आपको जैसे ही क्वेश्चन पेपर डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है ना, डिस्ट्रीब्यूशन के दौरान आप देखो कि क्या वो क्वेश्चन पेपर में आया है जो मुझे भूलता था, जो मैंने यहाँ पे लिखा है, ठीक है, उसको फौरन लेड पेंसिल के साथ, कच्ची पेंसिल के साथ अपने पेपर को आंसर शीट पे किसी रफ जो है ना वो किसी के वो कच्ची पेंसिल के साथ आप लिख लो, ठीक है, फौरन हाथ में थूक फेंक के उसको मिटा दो। तब तक वो पेपर डिस्ट्रीब्यूट करके फारिग होगा, आप उसके पास कोई प्रूफ नहीं होगा कि आपने कोई बूटी है आपके पास। नाइस जॉब सर। ये कोई एथिकल प्रैक्टिस नहीं है, लेकिन चूंकि हमारा सिस्टम ऐसा है कि हमने पास होना होता है। सर अमेजिंग। हाँ? क्योंकि लास्ट ईयर भी मैंने जब प्रिपरेशन करवाई है मैंने यही तरीका बताया था। एनीवेज, तो अच्छा हाँ, फिर आ जाते हैं हार्ट साउंड्स या कार्डियक साउंड्स। और बात ये तैयारी में ज़हन में रखें, बुक्स में खासतौर पे जब आप प्रिपेयर करते हैं तो जो भी हेडिंग जब आप तैयार करते हैं ना कोई भी चैप्टर, अच्छा पहले मैं ये बात कर रहा हूँ फिर मैं वो करता हूँ। कार्डियक साउंड्स में आपने दो चीजें हैं, एक नॉर्मल साउंड्स हैं और एक एबनॉर्मल साउंड्स हैं। जो एबनॉर्मल साउंड्स हैं उनको हम कहते हैं मर्मर्स, कार्डियक मर्मर्स, ठीक है। तो आपने ये कर रहे हैं। अच्छा, सीवीएस में ये काफी है। यहाँ पे एक बात सुन लें, समटाइम्स क्वेश्चन ये जो कार्डियक इंपल्स का है ना, इसकी ये एक डिफरेंट शेप में या फॉर्म में आ जाता है। वो क्या है? डिस्कस द कंडक्टिंग सिस्टम ऑफ द हार्ट, सिस्टम ऑफ हार्ट, ठीक है। ये समटाइम्स ऐसे भी आ जाता है। वो क्या है? वो जो नहीं है, आपने ड्रा भी करना है, ये डायग्राम भी बनानी है। एसए नोड, वहां से एवी नोड। सर आपकी आवाज नहीं आ रही अब। किस सब लोगों को नहीं आ रही? जिनको आवाज आ रही है वो जरा बताएं। आनी तो चाहिए। क्लियर आ रही है आवाज। मेरी आवाज आ रही है आपको? आवाज नहीं सर, आ रही है।
अगर किसी एक को भी मेरी आवाज आ रही है तो मेरी तरफ से Hello? ठीक है, उसका मसला जिसको नहीं आ रही। अच्छा लिसन, तो कंडक्टिंग सिस्टम ऑफ द आर्ट में आपने एसए नोड, फिर उससे धागे निकालते दिखाना है, एवी नोड से बंडल ऑफ हिस जो होता है वो, वहां से राइट और लेफ्ट बंडल ब्रांचेस और हिस परकिन सिस्टम, ये होता है जो है ना कंडक्टिंग सिस्टम ऑफ द हार्ट में। ठीक है, तो अच्छा यहाँ पे बात मैंने आपको एक बतानी है कि जब आप किसी भी बुक में से कोई चैप्टर तैयार करते हो, कोई टॉपिक तैयार करते हो ना, जरूरी नहीं है कि उसमें अगर एक हेडिंग लिखा हुआ है तो आप उसके अंदर पूरा पैराग्राफ याद करो। नहीं 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 नहीं, नहीं। एक लाइन शुरू वाली काफी होती है, बाकी छोड़ दो, काट दो सारा कुछ। किसी भी हेडिंग में 1 या 1.5 लाइन बहुत होती है, बाकी पूरी करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जब आप पेपर अटेम्प्ट करेंगे ना तो आपको एक्स्ट्रा शीट मिलनी है और ना ही आपके पास इतना टाइम होना है। एक और है पेपर अटेम्प्ट करने का तरीकाकार, वो क्या है कि आपको क्वेश्चन आंसर शीट मिली है ना, आप आंसर शीट में ना, पहले आंसर शीट जब आपको मिली है, आप ना उसमें पेजेस को डिवाइड कर लें कि मैंने ये क्वेश्चन इतने पेजेस में करना है। वहां पे आप बेशक लेड पेंसिल से टिक लगा लेंगे इस पेज तक मैंने ये क्वेश्चन, और बेशक हेडिंग्स पहले लिख लें, बाद में फिलिंग करते रहे। एक तो टाइम बचेगा, दूसरा आपको पता होगा कि मैंने टाइम पूरा करना है और इसके अंदर अंदर मैंने लिखना है। लेकिन चूंकि अक्सर, एक और बात बताऊं, इसमें कंफ्यूजन आपने होना। सर कंडक्टिंग सिस्टम एनाटॉमी वाला कर सकते हैं? हाँ जी बिल्कुल कर सकते हैं। कंडक्टिंग सिस्टम आपने जो एनाटॉमी में किया आप उसमें से कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। अच्छा नेक्स्ट इसमें सुने जरा कि शीट वो पूरी एक ना पेपर वो कॉपी होती है, उसमें आई थिंक 40 साइड्स होती हैं, 40 साइड्स, यानी नंबर ऑफ पेजेस जो होते हैं ना, नंबर ऑफ साइड्स वो 40 होते हैं। आई एम नॉट श्योर, आई थिंक सो 40 होते हैं। अच्छा सर, यूरेनी सिस्टम वाला बोर्ड के क्वेश्चन की कितनी आनी चाहिए सर? यूरेनी सिस्टम वाला बोर्ड एक दफा दोबारा ओपन कर दे प्लीज। अच्छा एक मिनट सर, लेंथ का बता दें 10 मार्क्स के क्वेश्चन की कितनी होनी चाहिए? हमारे पाकिस्तान के सिस्टम में तो वैसे सफ़ों की तादाद की देखी जाती है, लेकिन ये कोई ज़रूरी नहीं है। आपको जो याद है आप लिख दें, आपको जो याद है आप लिख दें। आमतौर पे 10 नंबर के क्वेश्चन के लिए 4 साइडें काफ़ी होती हैं, 4 साइड्स 10 क्वेश्चन के मार्क्स के लिए एनफ होती हैं। ठीक है, यानी कि आप गौर करें तो 5 नंबर के लिए 2 साइडें, उस हिसाब से जितने नंबर का क्वेश्चन आया आप उतनी साइडें देख लें। समझ आई सर? अगर सारा वर्ड आता हो तो आपने उसको समराइज करना है। आप अगर एक क्वेश्चन आपको बहुत ही अच्छा आता है, आप वो इतना को कमाल का अटेम्प्ट किया कि इतना अच्छा गाइटन की फिजियोलॉजी ने भी नहीं लिखा, लेकिन आप एक क्वेश्चन कमाल का लिख के 40 पेज भर के आ गए हैं, तो 3 क्वेश्चन आपने बाकी अटेम्प्ट नहीं किए, तो आपको नंबर 20 में से मिलने हैं, आपको 80 में से नहीं मिलने। यस सर। हाँ, तो वो आपने उसको जो है ना वो आपने समराइज खुद करना है, इस बात को माइंड में रखना है। ज्यादा जज्बाती होने की जरूरत नहीं है। याद रखना, जो बच्चे पेपर में नंबर के लिए लिखते हैं ना, मार्क्स लेने के लिए, वो आमतौर पे सप्ली ले लेते हैं। आपने पेपर में बैठना है पास होने के लिए। हमारे ये एजुकेशन सिस्टम जो हमारी यूनिवर्सिटीज का ना, खासतौर पे जहाँ पे एनुअल सिस्टम है, वहां पे 22 लाख मार्क्स आते हैं, मेहनत के नहीं आते। ऐसा ही है बिल्कुल सर। हाँ, और ना ही किसी की अगर अल्लाह ना करे सप्ली आए तो वो जी नलायक है, ऐसी बात कतई ये झूठ है। सप्ली वाले ज्यादा जीनियस होते हैं। मैं ये नहीं कह रहा आप सप्ली लेना, लेकिन सप्ली का ये मतलब नहीं है कि आपको कुछ आता नहीं है। यहाँ पे सप्ली आने का ये मतलब नहीं कि बच्चे ने पेपर गलत किया है। सर बाकी स्टूडेंट्स को कहें कि अपना माइक ऑफ करें। हाँ, ये जिनके माइक ऑन है वो जरा ऑफ करें यार। इन्हें 2-3 सेशन रख लो, मैं नहीं दूंगा, कोई बात नहीं, फर्स्ट ईयर है। 1 मिनट बेटा, 1 मिनट। आसिफ तुम अपना माइक ऑन रखना जरा, बाकी जो है ना मैं ऑफ कर रहा हूँ। जी सर, मेरा ऑन है। तो इससे बात कैसे करूँ? सर अप्रोक्सीमेटली 1 घंटा होने को है और हम एक ही सब्जेक्ट में अभी तक, तो यार मुझे लगता है फिर क्या करना है? वैसे सर, जैसा कि हम जब फर्स्ट प्रॉप में आए तो हमें कहा गया कि सर सलीम का पोर्शन कर लें, फलां टीचर का पोर्शन छोड़ दें। तो आप उनको ऐसे ही बता दें, फलां पोर्शन कर दें, फलां छोड़ दें। अच्छा, अब मिसाल के तौर पे मैं ऐसे बता देता हूँ। लास्ट ईयर जो हर क्लास का जो पेपर हुए हैं, क्या हुआ है लास्ट ईयर? क्या हुआ है लास्ट ईयर भी बच्चे ऐसे ही करके गए हैं, उस टीचर का पोर्शन छोड़ दें, उसका कर लें। वो हुआ क्या, सारे क्वेश्चन के बच्चों के जो टीचरों के जो पार्ट्स थे ना क्वेश्चंस के, वो शफल हो गए। अब एक क्वेश्चन में एक पार्ट किसी
किसी टीचर का था, एक किसी और का था। ऐसा ही है, ये भी होता ठीक है है। कभी-कभी। अब आप ऐसे तो कर नहीं सकते कि अपनी मर्जी के पार्ट्स उठा के आप कर लें और आप पास हो जाएंगे, ऐसा नहीं होना। आपने अगर एक पार्ट करना, दूसरा भी उसी क्वेश्चन का करना है। हाँ? बच्चे कहना है जैसे आप बता रहे हैं वो बिल्कुल ठीक है, वो तो ठीक है, लेकिन हमें 6 सब्जेक्ट्स को डील करना है तो हमें 6 घंटे चाहिए तकरीबन इस काम के लिए। नहीं, फिर ऐसा करो ना आप, ठीक है इनके- सर, आप पर इनके 2 सेशन करवा लो। आसिफ, जी सर। फिर इनके आप ना 2 सेशन करवा लो, एक कल करवा लो। तो सर कल सेकंड प्रॉफ का है, उसको फिर पोस्टपोन करना पड़ेगा। सेकंड का नहीं है, सेकंड का कब है? सेकंड थर्ड का वेडनेसडे को, कल ऑफ, कल ब्लैंक है। चलें कल कर लेते हैं फिर से सेकंड। चलो आधा फिर कल हम, मतलब ये फिजियोलॉजी चूंकि लंबा है, असल में ये सब्जेक्ट सबसे लंबा है, तो बाकी इंशाल्लाह हम कल भी कर सकते हैं। सर हाँ जी, ऐप माइक ऑन कर ले मेरे यार। हाँ जी भाई, हाँ जी बोलो, जल्दी बोलो। सर आप फिजिकल फार्मेसी का एक दफ़ा बस बता दें कि फिजिकल फार्मेसी किस तरह से याद करें। वो याद करते भी हैं तो एकदम से भूल जाती है अगले दिन, लाइक वो याद ही नहीं वो मैं होती। आपको बताऊंगा, वही बताने बैठा हूँ, बताऊंगा। अच्छा, तो सीरियस इस तरह हो गया। अब नेक्स्ट आ जाओ, जो है चैप्टर नेक्स्ट आपके पास है, नेक्स्ट है ब्लड। ब्लड में आपके जो करने वाली चीजें हैं वो, एक तो आपने लेना है ESR, ब्लड सेल्स। ब्लड के अंदर कोई खसूसी, कोई कॉम्प्लिकेटेड चीज कोई नहीं है करने वाली, कि जो पर मसला करे आपको तैयार करते हुए। इम्यूनिटी बड़ी इंपॉर्टेंट है, इम्यूनिटी बड़ी इंपॉर्टेंट है। अच्छा, ब्लड आप मैक्सिमम वो करो जो आपने FSC में किया है, दैट्स एनफ। बिल्कुल। ब्लड जो है वो आप FSC में जो जो तैयार किया वो इसमें कर लो, नो प्रॉब्लम। WBC की टाइप्स तैयार कर लेना, ठीक है। और हीमोग्लोबिन या फंक्शन ऑफ ब्लड और फंक्शन ऑफ RBCs, फंक्शन ऑफ ब्लड, फिर फंक्शंस ऑफ RBCs, ये कर लें आप। अच्छा, RBCs के जो फंक्शन हो गए हीमोग्लोबिन के, वही लिख लेना। इम्यूनिटी करना, फंक्शंस ऑफ ब्लड, फंक्शंस ऑफ RBCs, और इसमें एक और था WBC की टाइप्स। और हर सर ये टाइप में करना कहाँ से है? जी, ये करना कहाँ से है? ये करना कहाँ से है? ये आप कर सकते हैं JP की फिजियोलॉजी से, उसमें अच्छा दिया हुआ है। बाकी अगर ज्यादा समराइज करना चाहते हो तो आप म्यू की फिजियोलॉजी या डॉक्टर फिरदौस की फिजियोलॉजी की बुक, बारीक, बहुत बारीक बुक है वो, आप वहां से भी कर सकते हैं। एरिथ्रोपोइसिस वाला जो है ना पार्ट, वो आप जो बायोकेमिस्ट्री में करोगे ना, हीमोग्लोबिन की सिंथेसिस, वही लिख देना, इसमें अलग से करने की जरूरत नहीं है। अच्छा जी, नेक्स्ट आ जाओ। सर डॉक्टर फिरदौस पे लेंथ का मसला नहीं बनेगा। क्यों बनेगा? कोई नहीं बनेगा, वो बहुत है। जब आप लिखने बैठोगे ना, तो वहां पे जो आपने एक लाइन लिखी है वो पेपर में आप पैराग्राफ, आप थोड़ी सी अपनी भी सेंस इस्तेमाल करो ना। पेपर में आप ऐसा करो, हेडिंग ज्यादा दो, अंदर एक एक लाइन लिखो और वो लफ्ज खुले खुले करके लिखो, लफ्ज खुले खुले करके लिखो। अब आपने किसी भी यूनिवर्सिटी का मेरिट नहीं बनाना, आपने बस पास होना है। जब आप ये पूरे 5 क्वेश्चन कर लोगे, आपको नंबर खुद ब खुद मिल जाएंगे, नंबर अच्छे मिलेंगे, ऐसी बात नहीं है कि नंबर नहीं मिलेंगे, ठीक है। आपने अगर फिरदौस में से एक लाइन की है तो उसको आप अपनी आंसर शीट के ऊपर कम से कम 2 से 2.5 लाइन बना के लिखो, क्योंकि फिरदौस की बुक पे आप कोई भी बुक से तैयार करते हो वो कंप्यूटराइज्ड होता है, वो छोटे छोटे लफ्ज साथ साथ जुड़े होते हैं, ठीक है। तो वो आप जो है ना वो उसको जब अपने लफ्जों में लिखोगे वो बड़ा हो जाएगा लाइन। सर सीवी और ब्लड के लिए सर यार रिजवान के नोट्स ठीक हैं, उनमें ना इतना कोई अरेंजमेंट नहीं मुझे नजर आती, इसलिए मैंने आपको ये कहा। लेकिन अगर कोई सर रिजवान के लेक्चर या नोट्स तैयार कर चुका है, फिर वो चेंज ना करे, फिर वो उन्हीं में से करे। जिसने जो जहां जहां से कर लिया, आप दोबारा कहीं और से ना करे, वो वहीं से करे। ऐसे ही। अच्छा नेक्स्ट, तो ये हो गया ब्लड में। आगे नेक्स्ट चलें।
ब्लड के बाद आपके पास आ गया सर सलीम के चैप्टर आ गए। हाँ, CNS। अच्छा गाइस, क्वेश्चंस बहुत ज्यादा होते जा रहे हैं, आप थोड़ा सा इंतजार कर लें, हम क्वेश्चन ये पहले मैं कंप्लीट कर लूं, क्वेश्चन मैं बाद में लूंगा। हाँ, ये जरा कंप्लीट हो जाए फिर क्योंकि मेन चीजें जो हैं वो रह रही हैं और क्वेश्चन जो हैं वो हर एक इंडिविजुअल का मसला है, हम कलेक्टिवली चाह रहे हैं कि दफा चीज हो जाए। चलो ठीक है, ओके। अच्छा, CNS में आ जाए। CNS आपको एक बात यहाँ बड़ी इंपॉर्टेंट बताता हूँ। CNS चूंकि सर सलीम के पास है, वो वही पूछते हैं जो वो क्लास में लेक्चर पढ़ाते हैं। जो उनके लेक्चर हैं वो जरा गौर से पढ़ना, आमतौर पे जो CNS में सर जो अलहदा से एक पार्ट है ना, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, उसको गौर से पढ़ना। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम जो है उसमें आपने क्या करना है, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में आपने ये करना है कि आपने इसके इफेक्ट्स जो है ना वो पढ़ने हैं। इफेक्ट्स ऑफ सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एंड पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। अच्छा, ऑन बॉडी ऑर्गन्स, मिसाल के तौर पे आई पे क्या इफेक्ट है, CVS पे क्या इफेक्ट है, यूरिनरी सिस्टम पे क्या इफेक्ट है, रेस्पिरेटरी सिस्टम पे क्या इफेक्ट है। ये अच्छा, ये ना आपने इस तरह इसको तैयार कर सकते हो। आई लिखा, CVS लिखा, यूरिनरी, रेस्पिरेटरी और उसके बाद GIT, ठीक है, ये काफी है, 2 4 5 काफी है। अच्छा, एक तरफ आप लिख लो सिंपैथेटिक और एक तरफ पैरासिम्पैथेटिक, ठीक है, तेरी जिम्मेदारी है, तू अब बना के देना है ना, ठीक है। ये जो है ना, ये अच्छा, इफेक्ट्स ऑफ ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम ऑन डिफरेंट बॉडी ऑर्गन्स, ये आपको हम खुद प्रोवाइड कर देंगे रिटन फॉर्म में, ग्रुप में, व्हाट्सएप ग्रुप में, ये आसिफ जो बनाया है, ये हम लोग आपको प्रोवाइड कर देंगे। ये एक टेबल होगा, आपने वहां पे टेबल नहीं, लाइनें बना के लिखना है, ठीक है, तो ये आपको हम प्रोवाइड कर देते हैं। अच्छा सर, किसी को आइडिया हो गया, सर सलीम ने रिसेप्टर्स पढ़ाए थे इसमें? यस सर, पढ़ाए हैं। यस सर। रिसेप्टर्स पढ़ाए थे? जी सर, पढ़ाए हैं। अच्छा, और जो आई के ऊपर ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम का इफेक्ट है उसको डिटेल में पढ़ाया था, इंट्रा आकुलर प्रेशर वगैरह या प्यूपिल साइज? यस सर, ये पढ़ाया है। उन्होंने वो जड़ा सेकंड ईयर फॉर्म वाले पढ़ाते हैं, उन्होंने फर्स्ट ईयर की पढ़ाता है। अच्छा, ये ना आप हमारे पे छोड़ो, आपको ऑटोनॉमिक के रेफरेंस से जो कुछ भी है वो हम देंगे। ठीक है सर। ठीक हो गया, वो हम देंगे आपको, आपने वो तैयार करना है, वो बुक में ऐसा नहीं मिलेगा, वो सर ने बड़ी मेहनत करके बनाया हुआ है, तो वो हम आपको देंगे। यार ये व्हाट्सएप का आपको ये बच्चे करेंगे, मुझसे ना पूछो, मैं पहले भी कहा है। आपकी क्लास के ग्रुप के CRGR जो है वो आपको शेयर कर देंगे, थोड़ा सा हौसला रखें, मेन पॉइंट पे आने दें। अच्छा, नेक्स्ट आ जाए डाइजेस्टिव सिस्टम। CNS में CFS नहीं आता? डाइजेस्टिव सिस्टम में जो आपने करना है वो बस एक ही बताया आपने, क्या? नर्वस सिस्टम में बस वही जो बताया एक ही है, यही आपने इसको ही फोकस करना है, बाकी चॉइस पे छोड़ा जा सकता है, नो प्रॉब्लम। स्पेशल सेंसेस करवाई थी सर ने या ब्रेन No, के sir. पार्ट्स? हाँ, स्पेशल सेंसेस नो सर। नहीं करवाई, ठीक है। और ब्रेन के सेपरेट पार्ट्स, मिसाल के तौर पे मेडुला, सेरिब्रल कॉर्टेक्स, लिम्बिक सिस्टम? यस सर, ये करवाया था, लेकिन ये सर आलमगीर ने करवाया था। अच्छा ठीक है, जो सुनो, सब लोग सुनो, CNS के ये जो ब्रेन के पार्ट्स है ना, जो लिम्बिक सिस्टम, मेडुला, ये जो चीजें हैं, ये FSC वाली करके जानी है, ये FSC की बुक से करके जानी है आपने। उसमें तो बहुत छोटा लिखा हुआ है, ब्रेन। ओए वो भी ज्यादा है, तुम किन चक्करों में हो, पेपर में तो उसका भी टाइम नहीं मिलना, वो भी ज्यादा है। ये मैं सारे पेपर, मैंने भी पंजाब यूनिवर्सिटी की, मैं भी वहां की डिग्री ली हुई है। ठीक है सर। अच्छा, ये किसी ने पूछा सर FS का नहीं बताया? हाँ, FS सेरिबेलम फ्लूइड वाला। आवाज नहीं आ रही आपकी यार। क्वेश्चन बेटा बाद में पूछना, अभी मुझे ये काम कंप्लीट करने दो। ये किसी ने पूछा सर एफिलिएटेड कॉलेजेस के स्टूडेंट्स के लिए कोई इंस्ट्रक्शन? सेम जो इनको मिल रही है आपके लिए भी वही है, कोई फर्क नहीं है। आपके लिए खुसूसी बस ये है कि अलहदा से आप नमाज पढ़ना बाकायदगी से। अच्छा, बहरहाल डाइजेस्टिव सिस्टम, इसमें जो करने वाली चीजें हैं वो एक तो ये है कि इंटेस्टाइनल मूवमेंट्स,
इंटेस्टाइनल मूवमेंट्स, इंटेस्टाइनल मूवमेंट्स 4 टाइप्स की होती हैं। ये आपने करनी है जेपी से कर लेना, या फिर दोस्त से। जेपी बेहतर है, जेपी से कर लेना। लेकिन फिर वही बात, इसमें जो अंदर है चीजें होंगी ना, आपने एक एक लाइन करनी है हर हेडिंग में, 2-2 1-1 2-2। अच्छा, इंटेस्टाइनल मूवमेंट्स हो गए। फिर गेस्ट जीआईटी जूसेस, जीआईटी जूसेस, उनमें गैस्ट्रिक जूस, ठीक है, और सक्कस एंड ट्राइकस। यहां पे मैं आपको थोड़ा सा ना 2 नंबरी बताने लगा हूं। सक्कस एंड ट्राइक, अच्छा यहाँ पे ना जूसेस आप ठीक है करोगे, लेकिन मिसाल के तौर पे आपको भूल गए हैं, लेकिन कोई एक ऐसा अच्छे तरीके से तैयार करके जाना कि कोई भी और आ गया ना तो वही लिख देना, सारा सेम लिख देना। कोई एक इनमें से गैस्ट्रिक जूस है, इंटेस्टाइनल जूस है, सक्कस एंड ट्राइकस है, फिर वो भी है, बाइल भी है, ठीक है, और पैंक्रियाटिक जूस भी है। तो आप कोई एक अच्छा सा कर जाना, तो ड्रामा कर लेना, एक ही जो अच्छा कर गए ना दूसरों में भी लिख देना, बस नाम यूज ये वाले कर। अच्छा, फंक्शंस ऑफ लिवर, ये कर जाना। और उसके बाद इसमें आ जाता है हाँ रेगुलेशन ऑफ गैस्ट्रिक जूस, ये अलहदा से करना। सर सलीम ने इसके अलावा कोई और करवाया था जीएटी में? सर उन्होंने तो ये भी नहीं कराया। ये भी नहीं कराया, चलो फिर हम इसको कम करने लगे हैं। आप इनमें से सिर्फ गैस्ट्रिक जूस कर देना, ठीक है, और जो इंटेस्टाइनल मूवमेंट्स हैं वो कर लेना, बस ये भी काट लो। ये फंक्शन ऑफ लीवर जो है वो हम एफएससी वाला कर सकते हैं? हाँ कर सकते हैं, ये ऑप्शनल है, टाइम मिला तो कर लेना। लड़कों को नहीं मिलेगा, लड़कियों को फिर भी मिल जाएगा टाइम, ठीक है। तो जब जैसे सिस्टम ये हो गया, नेक्स्ट आ जाए, क्या रह गया इसमें? सर रिसेप्टर का बता दे। वो बेटा हम आपको मटेरियल देंगे, खुद बता तो रहा हूँ, शाम तक या कल सुबह तक आपको, कल तक मिल जाएगा। ये जो डॉक्टर सलीम के जो पोर्शन है ना, वो आपको हम दे देंगे सीएनएस के वाले से, खुद हम फाइल आपको दे देंगे, आप वो तैयार कर लेना। वो समराइज्ड फॉर्म में होगी, नोट्स कह लो, नोट्स कह सकते हो, हैं? शुक्रिया सर। तो आसिफ, अब मेरा नेक्स्ट भी एक असाइनमेंट है, तो अब ये फिर आज फिजियोलॉजी आज हो गई है, बाकी इंशाल्लाह कोशिश करेंगे, बाकी सब्जेक्ट छोटे हैं वो कल सारे हो जाएंगे। एनाटॉमी और फिजियो तकरीबन मिक्सचर, आप एनाटॉमी को भी अगर सम अप कर दें इसी के साथ। अच्छा, 5 एनाटॉमी मिनट का थोड़ा सा हाँ ठीक हो गया। एनाटॉमी का जरा सुन लो, बहुत आसान है उसकी तैयारी, बहुत ही आसान है। एनाटॉमी को तैयार करने में ना थोड़ा टेक्निकल होना चाहिए, आपको मेहनत इतनी नहीं लगती। इसमें सबसे पहले डायग्राम आपने बनानी है, डायग्राम्स, कोई भी सिस्टम तैयार करना उसकी डायग्राम्स बनानी है। अच्छा, अब जब डायग्राम बनाओ ना, आपको मैं एक तरीका बताता हूँ। मिसाल के तौर पे आप हार्ट की डायग्राम बनाते हो, मिसाल के तौर पे, ठीक है, आपने हार्ट की डायग्राम बनाई, सुपीरियर वीना केवा, इंफीरियर वीना केवा वगैरह आपने बनाए, एओर्टिक आर्च आपने बनाई, ठीक है, आपने पल्मोनरी वेन बनाई, बहरहाल व्हाटएवर, ये आपका एओर्टा सॉरी पल्मोनरी ट्रंक का ओरिजिन हो गया। यहाँ पे आपका हो गया एओर्टा, ठीक है। ये आपने सिंपली अगर मिसाल के तौर पे, अब आप देखो अपनी डायग्राम को खूबसूरती देने के लिए आपको पता है, आप पहले लेड पेंसिल से बनाएंगे आउटलाइन सारी, उसके ऊपर फिर ना मिटाएं बगैर, उसके ऊपर बाल पॉइंट चलाएं या इंक पेन जो भी आप यूज करते हैं वो चलाएं, और उसको ना फिर जब वो जो इंक है वो पक्की हो जाए, फिक्स हो जाए कि अब वो खराब नहीं होगी, उसके ऊपर बाद में इरेजर चला के जो है ना लेड पेंसिल वाला खत्म कर दें। अच्छा, अब जब वो भी कर दिया, नेक्स्ट आपने ये करना कि लेड पेंसिल लेके ना शेडोज बनाने हैं। इधर तो मेरे से सही नहीं बन सकते, ठीक है, शेडोज बनाने हैं आपने लाइनों में। अच्छा, शेडोज दोनों तरफ नहीं बनाने, एक तरफ,
ठीक है, आप बना लो। इससे डायग्राम आपकी देखो, एनाटॉमी बेस करती है हमेशा डायग्राम्स पे। जितनी अट्रैक्टिव डायग्राम होगी आपको नंबर मिलेंगे, नहीं तो आपकी अल्लाह ना करे सप्ली आ सकती है। एक बात। दूसरा, लेबल बड़ा इंपॉर्टेंट है। आप अगर एनाटॉमी के पेपर में लेबल्ड डायग्राम तैयार कर लो ना, आपको रट्टा लगाने की बाकी चीजें जरूरत नहीं पड़ती। मिसाल के तौर पे आपने यहाँ पे लिखा है कि वेंट्रिकल, ठीक है, आप इसी को नीचे एक एक लाइन में हर जो भी आपने लेबल किया ना, आप उसको यहाँ पे नीचे एक एक लाइन में एक्सप्लेन करते जाएं, एक एक लाइन में लिखते जाएं। दिस इज वेंट्रिकल, इट परफॉर्म्स दिस फंक्शन, ठीक है। या एट्रिया है, ये करता है। एओल्टा है, वो ब्लड, वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई करता है। ये वही एफएससी है, ये सारी एफएससी है। एनाटॉमी मैक्सिमम आपकी एफएससी में से होगी। अच्छा, टिश्यू का जो पोर्शन है, टिश्यूज, एपिथेलियल टिश्यू, नर्वस टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, उनमें थोड़ा सा आपको थ्योरी करनी पड़ेगी। उनमें आपको थोड़ी सी थ्योरी करनी पड़ेगी कि उनकी टाइप्स कौन कौन सी हैं और कौन कौन सी किस किस आर्गन में होती हैं। मैं टिश्यूज की बात कर रहा हूँ, ठीक है। बाकी रिप्रोडक्टिव सिस्टम में वेल ऑर्गेनाइज्ड और वेल लेबल्ड डायग्राम्स आपने बनानी है, और उन्हीं जो लेबल चीजें आप करो उन्हीं को लिख दो कि ये है, ये है, ये करता है, एक एक लाइन में, जो आपको वैसे भी पता होगी। या अगर आप मिसाल के तौर आपको ये भी नहीं पता, आप मिसाल के तौर पर ये हार्ट की डायग्राम आपके सामने है, ठीक है, आप लिख सकते हो वेंट्रिकल, दिस इज द वेंट्रिकल इज, या वेंट्रिकल रिसीव्स ब्लड फ्रॉम द लेफ्ट वेंट्रिकल रिसीव्स ब्लड फ्रॉम द लेफ्ट एट्रियम। चलो इतना कह दो। इतना भी नहीं अगर कह सकते फिर तो अफसोस है तुम पे। फंक्शंस करने नहीं होते, लेकिन जब आप एक्सप्लेन करते हो फिर आप फंक्शन आपको लिखना पड़ता है एक लाइन में। फिजियोलॉजी को पूछ रही है, बस इतना ही, होर की चाहते हो तुझे। मैं रिप्रोडक्टिव सिस्टम की आपको जस्ट एक एग्जांपल दिया, आपने करना वही है जो टीचर ने करवाया आपको। हाँ जी सर, एक्सक्यूज मी सर। हाँ सर, हम जो हमारे एनाटॉमी और फिजियोलॉजी के टॉपिक सेम है, तो अगर हम एक ही तैयार कर लें तो दोनों में लिख सकते हैं? तो करने हैं, आपने मिक्स करने हैं, क्यों नहीं करने। एंडोक्राइन सिस्टम में बायोकेमिस्ट्री में बताऊंगा, जो वहां तैयार करना है वो यहाँ भी करना है वहीं पे सेम। इसलिए मैंने यहाँ पे डिस्कस नहीं किया। हार्मोन्स जो है ना, एंडोक्राइन सिस्टम, वो बायोकेमिस्ट्री में आपको करवाऊंगा, उसमें बताऊंगा। फिजियोलॉजी और एनाटॉमी के टॉपिक सेम है। आपने एनाटॉमी में डायग्राम्स अच्छी तरह करनी है, और हिस्टोलॉजी के जो पार्ट्स है ना, टिश्यूज वगैरह, ये एपिथेलियल टिश्यूज, मिसाल के तौर पे कनेक्टिव टिश्यू, एपिथेलियल टिश्यू, इनको अच्छी तरह से करना है। बाकी जो एनाटॉमी का पोर्शन है उसमें आपने डायग्राम्स तैयार करनी है, और फिजियोलॉजी में जो वही टॉपिक जो तैयार करोगे उनमें से फिजियोलॉजी के एक एक पॉइंट जो है ना वो आपने इसमें डालना है। एनाटॉमी को इस तरह से करना है, फिजियोलॉजी में से एक्सट्रैक्ट करना है, डायग्राम अलग से कर लेनी है। सर, ठीक है, व्हाट्सएप का नंबर मेंशन कर दे। जी सर। हाँ जी, आप बोलो। व्हाट्सएप का नंबर मेंशन कर दे। क्या? व्हाट्सएप का नंबर मेंशन कर दे यार। वो ये आपसे कह रहे हैं कि आप अपना नंबर मेंशन कर दें सर। वो ग्रुप बनेगा, उसमें मेरा नंबर होगा। जी श्योर, इंशाल्लाह सर। हाँ, उसमें मेरा भी नंबर होगा, मुगीरा का भी होगा, बाकी आपका, आसिफ का, अली हमजा का, इनके नंबर होंगे। ठीक है, तो बाकी आपको आपकी क्लास की TR-GR भेज देंगे। मैं अब लीव करूँ ना? अब आप जो बात करनी है आप कर लेना। चलें सर, बहुत शुक्रिया आपका। आप अपने कीमती वक्त में से आपने टाइम दिया स्टूडेंट्स को। इंशाल्लाह कल के लिए आप टाइम बता दें, क्योंकि जो लोग अभी मौजूद हैं। 10 बजे आसिफ, कल 10 बजे मॉर्निंग टाइम। चलें, कल 10 बजे इंशाल्लाह। हम एक रिमाइंडर भी दे देंगे 10 बजे से पहले आपको। जी सर, शुक्रिया जज़ाक। बाकी सर ने आपको बताया FSC और से जो चीज़ें करनी उनके बारे में। कल कुछ स्टूडेंट्स पूछ रहे थे कि हम MD कैट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, दोबारा से MBBS के लिए जाना चाहते हैं, तो हम क्या करें। तो वो FSC के जो पार्ट हैं अपने वहाँ से भी चीज़ें कर लें, और जो मिक्स हैं वो कर लें। बाकी एनाटॉमी और फिजियो में बुरे वक्त में आपने सर, व्हाट्सएप नंबर मेंशन कर दे। सर आसिफ अपना व्हाट्सएप नंबर मेंशन कर दें यहाँ पे, मैसेज पे टेक्स्ट कर दें, टेक्स्ट। वो बाय मिस्टेक की मार्क्स आ गया। तो इंशाल्लाह कल हम
इससे आगे कंटिन्यू करेंगे, बाकी भी कुछ पूछना चाहता है तो वो पूछ लें। आई थिंक सो सर सर लेफ्ट आसफ अपना मैसेज व्हाट्सएप मैसेज टेक्स्ट कर दे। मैं यहाँ पे आपको नंबर लीव कर देता हूँ और बाकी हमारे मेंबर्स भी वो बना लेते हैं, तो फिर उसके अकॉर्डिंग हम इंशाल्लाह कल भी ये कर लेंगे। थैंक यू सर, थैंक यू। यू आर वेलकम। आप इस चीज़ की टेंशन ना लें, अलग से ग्रुप बना दिया जाएगा अभी, और उसका लिंक जो है वो जितने भी फर्दर ग्रुप्स हैं एफिलिएटेड कॉलेजेस की हैं जो भी हैं सब में शेयर कर देंगे। और ये नंबर जो है वो आसिफ ने भी शेयर कर दिया और ऑफिशियल नंबर भी PRDC का शेयर कर दिया गया। तो बाकी कल की मीटिंग का जो है आपको दोबारा टाइमिंग के हवाले से बता दिया जाएगा कि कल फर्स्ट प्रॉफ के कब होगी सेशन। 10 बजे की टाइमिंग है, ये अपने 10 बजे तक अपने माइंड में रखें। अगर सर की अवेलेबिलिटी की वजह से कोई मसला हुआ या आगे पीछे हुआ तो वो हम बाद में आपको इन्फॉर्म कर देंगे। बस आपने अपनी क्लासेस के ग्रुप में ज़रा एक्टिव रहना है कि कब आपको लिंक मिलता है। एक्सक्यूज मी सर। सर सर किसी भी 10 या 20 मार्क्स के क्वेश्चन में क्वांटिटी मैटर करती है कि आपने कितने पेजेस लिखने हैं, समथिंग लाइक दैट? इसमें ये होता है कि जो मेरे साथ हुआ उसमें ये था कि आई हैव डन माय इंटर फ्रॉम फेडरल बोर्ड एंड मैट्रिकुलेशन। वहाँ थोड़ा सा सिनेरियो डिफरेंट था पंजाब की निस्बत, तो मैंने यही क्वेश्चन लोगों से पूछा था, तो मुझे ये कहा गया कि क्वांटिटी मैटर नहीं करती, क्वालिटी मैटर करती है। तो मुझे उसी कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग जाना पड़ा, तो अल्लाह अल्लाह करके मुझे पास होना पड़ा फर्स्ट प्रॉफ में। तो आई विल सजेस्ट क्वांटिटी मैटर करती है, ये नहीं पता कि अगला बंदा चेक करने वाला किस टाइप का है, तो क्वांटिटी बहुत ज़्यादा मैटर करती है। ओके सर, थैंक यू। सर फिजिकल फार्मेसी के हवाले से भी बता दें। क्या बता दूं फिजिकल फार्मेसी का? सर ये कि फिजिकल फार्मेसी लाइक हमने याद करके अगर भूले ना तो क्या करना चाहिए कि याद हो जाए हमें, क्योंकि वो याद नहीं होती। कुछ नोट्स मैंने शेयर कराए थे आपके CRGR से तकरीबन सब सब्जेक्ट के, वहाँ पे पॉइंट्स की फॉर्म में चीज़ें बनी हुई, जिनको भूलने का मसला वहाँ से हो रहा है, तो वो पॉइंट्स से जो टॉपिक्स अवेलेबल हैं, चूँकि हमारे टाइम पे थोड़े से डिफरेंट थे, अब ज़रा कुछ सिलेबस में अगर कोई वेरिएशन आई है, लेकिन जो टॉपिक्स अवेलेबल हैं उनको पॉइंट्स में लिख के भेजा हुआ है मैंने खुद ही, तो वो आप ज़रा वहाँ से देख लीजिएगा।